हेलो डियर फ्रेंड्स। ये एक छोटा सा लेक्चर रखा है जिसमें जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा 7 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ड्रामा ड्रामा यूनिट के यूनिट नंबर 1। सिलेबस आप लोगों को पता ही है। और ये दिखाने के लिए कि देखो जैसे 2018 का मैं ये दिसंबर का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ इस वक्त, जिसमें ड्रामा के कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सभी तरह के स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट देगा। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जॉन हेवुड रोट अ फार्सिकल इंटरल्यूड। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन पूरी तरह से करूंगा, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और प्लस इसमें मुझे ये बताएं कि मैं आपको और क्या डिटेल बताऊं जिससे आपका बेनिफिट हो। अब जैसे मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक चीज को डिस्कस करूं, है ना। अब जैसे कई बच्चों को फार्सिकल नहीं पता है, तो हमेशा याद रखो फार्स एक ड्रामा होता है जिसमें बहुत ज्यादा हंसी आती है। मतलब जैसे केक फेंकना एक दूसरे के ऊपर, लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना देना, मोटे मोटे लोग दिखाना, तो उसको जिसमें मतलब वो बहुत ही नॉन सीरियस कॉमेडी को बोलते हैं। और इंटरल्यूड क्या होता है कि जब स्टार्ट हुआ था ना इंग्लिश ड्रामा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज और मोरालिटी प्लेज से ये स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद बीच बीच में एक कॉमिक चीज दिखाया करते थे। कोई सीरियस ड्रामा चल रहा है क्रिश्चियनिटी की थीम को लेकर, तो उसमें इंटरल्यूड दिखाया करते। तो आप समझ लीजिए इंटरवल के समान हो गया। फिर उसके अंदर वो कॉमिक सीन दिखा दिया करते थे। तो उसमें हमारे जॉन हेवुड का लिखा हुआ एक 4 पीस बहुत फेमस है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार तो मैंने खुद ही देख लिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने 16 टाइम नेट क्वालिफाई किया है। तो मैंने ये क्वेश्चन खुद अपने आप से 3 4 बार देख लिया एग्जाम में, जब जब मैं अटेम्प्ट हुआ। अब उसमें इन्होंने पूछा है कि 4 पीस में ये 4 पीस कौन है। तो देखिए उस जमाने में पाल्मर हुआ करता था, पेडलर, पॉथिकेरी जो है वो एक्चुअल में अपोथिकेरी है। अपोथिकेरी होता है ड्रगिस्ट, केमिस्ट की दुकान चलाने वाला। आप लिख लीजिए ड्रगिस्ट। अब नया क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। उस जमाने में उनको अपोथिकेरी बोला जाता था। और पाल्मर, तो आपको मालूम है कि पाल्मर का मतलब आपको पहले, मैं इनके पहले मीनिंग क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। पाल्मर का मतलब होता है, पाम का पेड़ देखा है आपने, आजकल घरों में सजाया जाता है। तो क्रिश्चियनिटी में देयर हैज बीन मिथ दैट इन हेवन देयर आर पाम ट्रीज। तो उस जमाने में जो भी पिलग्रिमेज करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे वो लोग, अगर रास्ते में उनको कोई ठग या डाकू लूटे नहीं, तो क्योंकि हर जगह डाकू तो होते ही थे पहले जमाने में, तो वो अपने हाथ में पाम का पत्ता लेके चलते थे ताकि, और मतलब अच्छे लोग भी होते थे उस जमाने में कि डाकू है लेकिन किसी तीर्थ यात्री को नहीं लूटेंगे साहब। तो पाल्मर का मतलब वो हो गया। पेडलर का मतलब है छोटे मोटे औरतों के जो सामान होते हैं वो बेचने वाला। पॉथिकेरी ड्रगिस्ट हो गया। और अब उसमें हमको ये आंसर देना है कि भाई इसमें कौन कौन है, क्या क्या है। पेडलर, पेडलर का मतलब भी क्या होता है, वो तरह तरह के छोटे मोटे सामान बेचने वाला, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंटरल्यूड कॉमिक मोरालिटी प्ले था, जॉन हेवुड का लिखा हुआ, मैंने बता ही दिया। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब आपको, अब देखिए ये 4 कैरेक्टर्स कौन है, पाल्मर, पार्टनर। अच्छा, अब आप नोटिस करें कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पार्टनर नहीं है, ठीक है। इसमें भी पार्टनर नहीं है, इसमें भी पार्टनर नहीं है, इसमें पार्टनर है। इसका मतलब हमारा आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर कौन होता था, चर्च के अंदर बहुत करप्शन था उस जमाने में। तो चर्च क्या करता था, तरह तरह के लोगों को गांव में मतलब जॉब करने के लिए भेज देता था। भाई जा जा करके सबको, किसी को कुछ पाप बताओ कि तूने ये पाप किया और उसके लिए तुझे पार्डन आकर के मतलब सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चर्च में, और उसके लिए तुझे वो इतने इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो वो पार्टनर होता था, उसका काम होता था पार्डन नाम का एक सर्टिफिकेट जो वो देना उसको, जो चर्च की तरफ से आता था, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी सेटिंग देख लीजिए कि ये जो 4 पीस है, एंगेज इन ह्यूमरस कंटेंट्स, लाइंग एंड डिसेप्शन। तो ये इंटरल्यूड है, इसका मतलब है कि कॉमिक प्लॉट है इसका, स्पेशली कंसर्निंग देयर प्रोफेशंस एंड द पार्टनर फाइनली टेल्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइन। तो ये भी अब एक दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन तो ये बन ही गया, दूसरा है ड्रगिस्ट पूछ सकते हैं। तीसरा के सबसे खतरनाक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो झूठ है वो पार्टनर को। इसका मतलब है कि ये जो प्ले है ये एक चर्च के ऊपर सटायर है, ठीक है। दैट ही वंस सॉ अ वुमन हु डिड नॉट स्पीक फॉर अ होल वीक। और ये मिसोजिनिस्टिक भी हो गया। मिसोजिनिस्टिक कैसे हो गया, मिसोजिनिस्टिक, मिसोजिनिस्टिक की स्पेलिंग में एम आई आता है, आई एम सॉरी। मिसोजिनिस्टिक, जिसको नहीं पता लिख लो। औरतों के खिलाफ जितनी भी गालियां है ना माँ की, बहन की,
ये सब मिसोजिनिस्टिक गालियां हैं। तो औरतें भाई बोले बिना नहीं रह सकती, तो ये एक सटायर हो गया। द प्ले इज इंपॉर्टेंट एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मिडाइवल मोरालिटी ड्रामा टू इंग्लिश कॉमेडी। हमेशा याद रखिए, इंग्लिश कॉमेडी की शुरुआत इंटरल्यूड से होती है, और ये हमारा फर्स्ट प्ले है जो कॉमिक थीम पर बना है। इसमें सटायर होता है, रियलिस्टिक डायलॉग्स होते हैं, और रियलिस्टिक डायलॉग यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है चौथा, कि वो वर्नाकुलर के डायलॉग्स हुआ करते थे उसके अंदर, लेकिन किसमें? कॉमेडी के अंदर। वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज। कॉमिक कैरेक्टराइजेशन होते थे, और एवरीडे लाइफ रेदर देन द प्योरली रिलीजियस एलिग्री। एलिग्री का मतलब होता है दो पैरेलल कहानियां, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे खरगोश कछुए की कहानी है, तो वो भी मीनिंग निकाल रही है, और खरगोश का मतलब सिंबलाइज कर रहा है एक तेज और फास्ट आदमी को जो लापरवाह होता है, और टॉर्टिस यानी कछुआ स्लो एंड स्टडी वाला, धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करने वाला। ठीक है, इस तरह के थीम्स हुआ करते थे। फिर इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ट्रेसिस ऑफ मोरालिटी प्लेज है जो डिसर्निबल है। अच्छा, ये मैं दूसरा क्वेश्चन आ गया, आई एम सॉरी। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ट्रेसिस ऑफ द मोरालिटी प्लेज आर डिसर्निबल। डिसर्निबल का मतलब होता है जो आराम से नजर आ जाए, दिख जाए। ठीक है, इन अ प्ले लाइक डॉक्टर फॉस्टस। अब आपको डॉक्टर फॉस्टस की डिटेल बताऊंगा, पर अभी हमें ये देखना है कि कैसे पता चले कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब मिस्ट्री प्लेज, मोरालिटी प्लेज और मिराकल प्लेज और इंटरल्यूड से स्टार्ट होता होता ड्रामा यूनिवर्सिटी विट्स के थ्रू होते हुए, मतलब यूनिवर्सिटी विट्स भी थे, आपको मालूम होना चाहिए 6-7, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल ड्रामाज लिखते थे तो वो ज्यादा फेमस नहीं थे। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस जो है, मार्लो का लिखा हुआ, क्रिस्टोफर मार्लो, आपको नाम याद होगा, वो जब ड्रामा आया तो उसने ब्लैंक वर्स को बहुत अच्छी तरीके से दिया, और एक रेनेसा हीरोज उसने एस्टैब्लिश किए। तो इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या ट्रेसेस यानी कि कुछ हिस्से, कुछ चीजें आपको नजर आती है कि पता चले कि ड्रामा तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो लोग अभी तक अपने आप को मोरालिटी प्लेस से छुटकारा नहीं दिला पाए। मतलब बड़े से बड़ा राइटर भी कुछ अंश मोरालिटी प्ले का डालता था। तो चार ऑप्शन दे दिए कि भाई वर्नाकुलर सॉन्ग यूज होते थे उसके अंदर, अडेप्टिंग सेक्युलर थीम। सेक्युलर थीम का मतलब रिलीजियस थीम के बीच में मतलब जो रिलीजन को नहीं मानते हैं, या रिलीजन जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, या सारे रिलीजन बराबर होते हैं, उनको सेक्युलर बोलते हैं। तो वर्नाकुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा होगा, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। सॉलिलोक्वाइजिंग का मतलब होता है, सॉलिलोक्विज, एक कैरेक्टर जब अकेला बोलता है स्टेज के ऊपर, अपने आप से बात करता है, अपने मन की बात करता है, वो क्या सोच रहा है, उसको सॉलिलोक्वी बोलते हैं। तो उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, गुड एंड बैड एंजल्स एंड इट्स फाइनल मॉरल। तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो उसके अंदर आपको मालूम है गुड और बैड एंजल, जो कि एलिगोरिकली सिंबॉलिक तरीके से हमें बताते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस जब बुरा सोचता है तो एक एंजल आकर के खड़ा हो जाता है, वो गुड एंजल मना करता है कि ऐसे मत कर, लेकिन एक एंजल आ जाता है बैड वाला, वो कहता है नहीं कर, तेरी इच्छा पूरी कर। वो चीज इसके अंदर है। इसका मतलब है वो एक मॉरल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इट रिफ्रेन्स फ्रॉम कॉर्पस क्रिस्टी कैरल। कैरल का मतलब एक भजन होता है, रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को रोकता था। अब कॉर्पस क्रिस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक पुराना, एक बहुत बड़ा प्लेस का एक सीक्वेंस था। ठीक है, द कंप्लेंट ऑफ क्राइस्ट। तो हम देखते हैं कि इसमें ना तो कंप्लेंट ऑफ क्राइस्ट है, क्राइस्ट तो कहीं दिखाया ही नहीं, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर सेटन दिखाया है इस प्ले में, या इसमें दिखाया है मेफिस्टोफिलिस, है ना। मेफिस्टोफिलिस, ये नेक्स्ट टू सेटन है, एक आर्क एंजल, लवर ऑफ मैनकाइंड। तो क्राइस्ट तो दिखाया ही नहीं, तो लवर ऑफ मैनकाइंड का पता ही नहीं चल रहा। इट्स रिदमिकल प्रोज एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नैरेटिव रिदम इन द मोरालिटी प्लेज। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो मोरालिटी प्लेज होते थे उनके अंदर कहीं कोई बहुत लार्ज नैरेटिव्स नहीं होते थे। सबको मालूम है कि जो मोरालिटी प्लेज है वो बहुत ही शॉर्ट होते थे, और टू द पॉइंट डायलॉग होते थे। उनके अंदर छोटे छोटे डायलॉग्स हुआ करते थे, क्योंकि वो आम लोगों को दिखाए जाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन चार में से हमको सेकंड ऑप्शन जो है वो ज्यादा ठीक लग रहा है। तो अब आप देखिए, थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में। सिंगल डॉक्टर फॉस्टस का, अब मैं थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। देखो, आपको जो बच्चे ये वाला वीडियो अटेंड करेंगे उनकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी एग्जाम की। पहली बात तो कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर फॉस्टस, वो कौन है? ठीक है, उसका जॉनर क्या है कि वो रेनेसा ट्रेजेडी है, एक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिडाइवल मोरालिटी प्ले। दूसरा है, इसमें वन मैन का कोरस आता है, एक ही आदमी आकर के डॉक्टर फॉस्टस की पास्ट के बारे में हमें बता के जाता है। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए पता आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर
सॉलिलोक्वीज है, खूब सारी कमेंटिंग ऑन हिज डिजायर, डाउट्स एंड एम्बिशंस, और उसका ट्रेजिक फॉल। हमें एक ही कैरेक्टर आकर के पूरा बता देता है। फिर इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके दो वर्जन है, 604 में एक वर्जन आया और 1616 में। तो ऐसे कहा जाता है कि कुछ चीजें जो हंसाने वाली है, या जिस तरह से सेवन डेडली सिंस का सीन आता है, वो बाद में जोड़ा गया है इसको और पॉपुलर बनाने के लिए। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। फिर है कि ये डॉक्टर फॉस्टस है कौन। तो मालूम होना चाहिए कि ये वेस्टर्न कल्चर में अपने आप में एक जर्मन मिथ है, या लेजेंड बोल लो, मिथ नहीं बोलो। लेजेंड में और मिथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक है ना जॉन, जॉन है लिखा हुआ, जॉर्ज फॉस्ट है, जर्मन स्कॉलर या मैजिशियन था। वो ऑकल्ट यानी कि जादू की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था, और सेंट्रल लेजेंड कंसर्न्स अ पैक्ट विद द डेविल। और उसने क्या किया, एक समझौता साइन कर लिया डेविल के साथ में। क्रिश्चियनिटी में गॉड का जो दुश्मन है डेविल है, ठीक है, और वो सुपर नेचुरल पावर उसको मिल जाती है डेविल की वजह से, है ना, और वो वर्ल्डली प्लेजर्स खूब भोगता है, और वो की वही थीम हमारे पूरे प्ले के अंदर है। बेसिक प्लॉट क्या है पूरी कहानी का, कि फॉस्टस क्या करता है, जब बहुत तरह के डॉक्टर्स की उपाधियां ले चुका है, खूब एजुकेटेड है, वो गरीब परिवार से था, वो पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन गया, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तब वो क्या करता है कि कुछ ऐसी बुक्स पढ़ता है जिससे उसको ब्लैक मैजिक सीखने को मिलता है, और ब्लैक मैजिक सीख करके वो जब इन्वोकेशन करता है, आह्वान करता है, तो जो लूसीफर यानी सेटन का एक नाम लूसीफर भी है, वो 24 ईयर्स के लिए उसको मैजिकल पावर देता है, वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस देता है, खुशियां देता है, लेकिन वो कहता है अपनी आत्मा मुझे तू बेच दे, है ना, ये उसकी कहानी है पूरी। लेकिन बाद में वो जो डॉक्टर फॉस्टस है वो पछताता है, ठीक है, और बाद में उसको ले जाते हैं हेल के अंदर, उसकी आत्मा को, उसके जो शरीर के कुछ टुकड़े हैं वो स्टेज पे दिखाते हैं। फिर इसमें गुड एंजल और बैड एंजल का सीन आता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। फिर इसमें सेवन डेडली सिंस का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेवन डेडली सिंस में सेवन डेडली सिंस का क्वेश्चन आ सकता है। क्रिश्चियनिटी में सेवन वर्च्यूज और सेवन डेडली सिंस है। जैसे प्राइड है, प्राइड जो होता है बहुत घमंड इंसान को, जितनी भी ट्रेजेडीज हुई है ना, आपको मालूम होना चाहिए, उसमें जो एक एक्सेसिव प्राइड होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं ह्यूब्रिस। या आप एक नया वर्ड लिख लो, इसका भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। तो ऐसा कहा कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, अभी अच्छा धर्म है, धर्म सारे अच्छे होते हैं, आपको पता है, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। तो घमंड करने से आपका नुकसान हो सकता है। कोविटसनेस, गॉड से भी दूर हो जाते हो। सिंस का मतलब यहाँ पे है, ये वो पाप है जिनसे आप गॉड से दूर होते हो। कोविटसनेस का मतलब है एम्बिशन तो रखना, लेकिन दूसरे की चीज को अपना बनाने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं लालच। रैथ मैंने एंगर, गुस्सा। गुस्सा जो है वो भी हमारे यहाँ पे भी कहा गया ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो क्रोध हमारे यहाँ भी एक सिन है। एनवी, जेलसी, और एनवी में जेलसी नेचुरल है, एनवी भी नेचुरल है, लेकिन हमें उससे दूर रहना चाहिए। एनवी का मतलब डाह हो जाना किसी से, डाह एक अलग शब्द है हिंदी का। ग्लटनी, जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस के खाना। स्लॉथ का मतलब आलस्य करना, और लेचरी का मतलब होता है अपने ऑर्डिनरी नेचुरल बॉडी के सेक्सुअल सेक्सुअल डिजायर से हट करके एक्स्ट्रा प्लेजर्स की तरफ जाना, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब उसमें आता है। ठीक है, फिर मोरालिटी प्ले एलिमेंट्स क्या है इसमें, कि गुड एंजल और बैड एंजल का आना, उनका पर्सोनिफिकेशन एक्चुअल में करना, सेवन डेडली सिंस का, फॉस्टस का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी ये मॉरल, क्योंकि सभी मॉरलिटी प्लेज में मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। और सॉलिलॉक्वीज है इसमें बहुत सारी, जो मॉरलिटी प्लेज में होती है। ऐसे करके मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, देखो आपको अच्छा खासा। इसमें डायडेक्टिक है, डायडेक्टिक का मतलब होता है उपदेशात्मक, इसकी एंडिंग बड़ी उपदेशात्मक है। और मॉरलिटी प्लेज की एंडिंग भी क्या होती है, उपदेशात्मक होती है, डायडेक्टिक होती है। डायडेक्टिक से मुझे याद आया, जो आपका फ्रांसिस बैकन है ना, उनका राइटिंग स्टाइल भी डायडेक्टिक है, सरमन की तरह कुछ। जैसे दाई शैल नॉट चीट, ऐसा नहीं करोगे, जैसे गीता की लैंग्वेज है ना, श्रीमद् भगवत गीता की जो लैंग्वेज है हमारे यहाँ हिंदुओं में, उसमें ऐसे लगता है जैसे भगवान हमें कुछ आदेश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डाइडेक्टिक। तो ये वन लाइन रिवीजन आप देख लीजिए कि फॉस्टस है, रेनेसा ट्रेजिक हीरो है, मिडाइवल मोरालिटी प्ले एलिमेंट्स है, गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं, सेवन डेडली सिंस है इसमें, सॉलिलॉक्वीज है, लूसीफर के साथ में वो समझौता साइन करता है, 24 ईयर्स के लिए अपनी आत्मा बेच देता है, लेट रिपेंटेंस करता है, और बाद में डैमनेशन। डैमनेशन का मतलब हेल में चले जाना, ठीक है, डैमिट गाली हम बोलते हैं ना। फिर एक थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है बर्टोल्ट ब्रेस्ट का, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, एक बहुत फेमस प्ले है ये, presents the war torn Europe its protagonist as she follows troops with her canteen wagon। एक वॉर चल रही है 30 इयर्स की, और उसके अंदर एक औरत जो है वो वहां पे सामान बेचती रहती है सैनिकों को,
खाने पीने का, ठीक है, तो उसको कैंटीन वैगन बोलते हैं। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मदर करेज? कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका नाम एना फोर्लिंग है, लेकिन ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। हमको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि बर्टोल्ट ब्रेस्ट कौन है साहब। अब जर्मन प्ले राइट है, ठीक है, ये प्ले उन्होंने 1939 में लिखा। कब लिखा? जब वो स्वीडिश एग्जाइल में थे, ठीक है। और इसको ना एक व्हाइट हीट के नाम से भी जाना जाता है कि उन्होंने बहुत कम समय में 30 डेज के अंदर अंदर शायद इस प्ले को लिख दिया था, ठीक है। और वहां पे बहुत ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइज ऑफ फाशिज्म। फाशिज्म का मतलब क्या होता है? राइट विंग की पॉलिटिक्स ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे हिटलर वगैरह, ठीक है। सो फर्स्ट परफॉर्म 19 अप्रैल, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार 41 में, ठीक है। कहाँ? यूरिक, स्विट्जरलैंड में इसको सबसे पहले परफॉर्म करवाया गया। फिर इसमें किसका रेफरेंस है भाई? वो कौन सी वॉर है? मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन में वॉर दिखाइए। तो वो वॉर 30 इयर्स वॉर है, 1616 से 1648 की। यानी कि आप अंदाजा लगाओ ये कौन सी एज चल रही है? जैकोबियन एज चल रही है, और जैकोबियन और कैरोलिन एज का मिक्सचर है एलिजाबेथ की डेथ के बाद, ठीक है। और उसके अंदर 1624 से 36 का पीरियड भी है। फिर उसका नाम एना फर्लिंग है, मैंने बता ही दिया। वो एक कैंटीन चलाती है और उससे वो कमाती है। उसके 4 बच्चों के नाम पूछ सकते हैं, देखिए जरा। एलिफ, स्विस, चीज एंड कैथरीन, ठीक है। तो वो सॉरी 3 है बच्चे, एलिफ, एलिफ, स्विस चीज एंड कैथरीन। ये सब के सब मर जाते हैं वॉर की वजह से। अब आता है इसमें एक रेफरेंस है कि ये एपिक थिएटर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एपिक थिएटर क्या होता है। ये जो प्ले लिखा गया है उस पे कंट्रोवर्शियल है ये काफी ज्यादा, और इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं। इसको जर्मन में एपिशियस थिएटर बोलते हैं। अब होता क्या है एपिक थिएटर? देखो बहुत सिंपल बताऊं अगर मैं, तो एपिक थिएटर में क्या होता है, एरिस्टोटल के ऑपोजिट होता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में क्या बताया है कि भाई आपके अंदर पिटी और फियर आए और आंसू निकले तब जाके आपको प्ले देखा ऐसा माना जाएगा। तो आप नोटिस करो, ये कह रहा है कि प्ले में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो एपिक थिएटर में मेनली क्या करते हैं? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एपिक होता है ना, एपिक कितना बड़ा होता है, बहुत लार्ज नैरेटिव होता है। तो जब हम एपिक को पढ़ते हैं तो हम बीच बीच के एपिसोड सुन, राइट, किसी एक आदमी की कहानी दिखाएंगे तो उसके दादा परदादा उनकी पूरी डिटेल चलने लगती है। तो हमारे जो इमोशंस है ना वो थोड़े हट जाते हैं वहां से, मेन कहानी से। इसीलिए इसको एपिक कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कई बच्चों को। और फिर क्या होता है एपिक थिएटर के अंदर? वो मोस्टली क्या करते हैं, अब जैसे मान लो ये थिएटर चल रहा है और मैं डायरेक्टर हूं, मैंने कह रखा है कि बीच बीच में मजाल है कि दर्शक बिल्कुल इन्वॉल्व हुए और कहानी को कहानी समझने लगे। प्लेकर्ड, प्लेकर्ड समझते हो ना, पट्टियां, तख्तियां ले लेकर बीच बीच में उनको दिखाओ कि भैया ये प्ले है, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये प्ले है। इसका मतलब है ताकि तुम वाकई कुछ कर सको, ये नहीं कि केवल एंजॉय करके, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है प्ले। प्ले आपको दिखाया गया है ताकि आप जाकर के बाहर कुछ, पॉलिटिकल प्ले होते हैं ये, इसका मतलब है कि वो आपको एक्शन के लिए उकसाते हैं। इस तरह के प्लेस को एपिक थिएटर कहा जाता है। तो थिएटर डिजाइन टू मेक द ऑडियंस थिंक क्रिटिकली, ठीक है, अबाउट सोसाइटी। जैसे असली क्लासरूम किसको कहते हैं बताओ? एक असली क्लासरूम वो होता है जिसमें कोई भी टेक्स्ट टीचर और स्टूडेंट स्टडी करें, चाहे वो किसी भी तरह का क्लासरूम हो, और जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल करने की सोचने लगे, है ना, रेदर देन सिंपली बिकम इमोशनली इन्वॉल्व। तो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होने देता है एपिक थिएटर वाला। फिर उसके बाद में ब्रेस्ट ने बहुत सारे सॉन्ग्स, एपिसोडिक सीन्स यूज किए हैं, है ना, नरेशन बहुत सारा यूज किया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इसके अंदर जो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, ध्यान से देखिए, मतलब आपको ना एलियन बना दिया जाएगा थिएटर के कलाकारों से, उसकी सीन से, उनके इमोशन से आपको इन्वॉल्व होने के लिए मना किया जाएगा। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं एलियनेशन इफेक्ट। अब इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा, वर्फ्रैम डूम्स इफेक्ट, वर्फ्रैम डूम्स इफेक्ट, ठीक है। जैसे बिल्डुंग्स रोमन, कुंस्टल रोमन, इनके क्वेश्चंस आते हैं। अभी बिल्डुंग्स रोमन को लेकर के और एक वर्ड को लेकर क्वेश्चन आ गया था पिछली से पिछली नेट में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इसको एलियनेशन इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एपिसोडिक सीन होंगे, देखो मैंने अभी आपको बताया ना, एपिक में क्या होता है, तरह तरह के एपिसोड होते हैं, तो मेन प्लॉट से हमारा दिमाग हट जाता है। तो इसमें भी एपिसोड अलग अलग रखो ताकि आप इन्वॉल्व ना हो पाओ और आप सोचने लगो किसी चीज के बारे में। फिर लिटरेरी सोर्स और इन्फ्लुएंस क्या रहता है? द कैरेक्टर एंड पार्ट्स ऑफ द कंसेप्शन आर इन्फ्लुएंस्ड स्पेशली बाय हैंस जैकब क्रिस्टोफर वॉन, ये एक जर्मन नाम है, आपको नाम याद रखना है। सिंप्लिसिसिमस साइकिल एंड द लाइफ ऑफ करेज। तो कॉरिश, ये जो वर्ड है ना, यहां से इन्होंने मदर करेज का टाइटल उठाया है। ये क्वेश्चन बन गया। फिर इसमें जो म्यूजिक दिया गया है, ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं देखा है,
तो वो पॉल डेसुआ का म्यूजिक इसमें यूज किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1941 में ज्यूरिक में इसका प्रीमियर हुआ था, उसमें म्यूजिक दिया था पॉल बुरखार्ड ने। अब आपको कईयों को पता होना चाहिए कि अभी पिछले नेट के अंदर इन्होंने बाकायदा क्वेश्चन पूछा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कि इसका जर्मन वर्जन कौन सा है, मतलब 5 ऑप्शंस देकर के उनको अरेंज करना है कि भाई पहला प्रीमियर कब हुआ, सेकंड प्रीमियर कब हुआ, फिल्म कब बनी, जर्मन फिल्म कब बनी। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और इसका सेंट्रल मैसेज क्या है कि वॉर हीरोइक नहीं होती है, वॉर नुकसान देती है। आपने देखा होगा कि हम सबको वॉर को लेकर के जबरदस्ती उसको ना रोमांटिसाइज कर दिया जाता है, यूलोजाइज कर दिया जाता है। यूलोजाइज का मतलब होता है फालतू में ही हमको ऐसे बताया जाता है कि नहीं साहब वॉर को लेकर के और भारत माता की जय बोलो और वॉर अच्छी है। कोशिश यही रहती है सभी सरकारों की कि वॉर ना हो। अभी भी वर्ल्ड में वॉर चल रही है, आपने नोटिस किया होगा कितना नुकसान हो रहा है। और वॉर जो होता है एक्चुअल में बिजनेस होता है, तो कैसे वो बिजनेस बन जाता है वॉर, एंड दोज हु ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम इट कैन देमसेल्व्स बिकम इट्स विक्टिम, क्योंकि उस मदर करेज के खुद के बच्चे उस वॉर में मारे जाते हैं, तो वो खुद विक्टिम बन गई। ठीक है, एग्जाम का फार्मूला क्या है इसमें, कैसे याद रखना है इतने इंपॉर्टेंट प्ले को जिसमें बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि 1939 में लिखा, परफॉर्म 1941 में हुआ, 30 इयर्स वॉर कब, जैकोबियन और कैरोलिन एज के दौरान जो हुई थी। फिर इसकी डिटेल भी आपको पूछ सकते हैं। एना फर्लिंग हीरोइन का नाम है, ठीक है। फिर ये इस राइटर के प्ले से ये लिया गया है, नॉवल से, सॉरी। इसको एपिक थिएटर यानी एपिशियस थिएटर बोला जाता है। इसको एलियनेशन इफेक्ट है इसके अंदर, है ना, जिसमें जिसको हम जर्मन में क्या बोलते हैं, वरफ्रेमडुंग्स इफेक्ट। और ये एंटी कैपिटलिस्ट या एंटी वॉर ड्रामा है। इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, केवल आंसर बताने नहीं आया हूं मैं। अब आते हैं कि हमारे 20th सेंचुरी के अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर के एक ड्रामा और फेमस है जिसमें उन्होंने देखो क्वेश्चन पूछ लिया। मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था इस ड्रामा से। यूजीन आयोनेस्को बहुत बड़े राइटर है बच्चों, इनका एक प्ले चेयर्स। अब उसमें क्या एब्सर्डिटी की थीम है। एब्सर्डिटी का जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है, ना डायलॉग है, ना कोई सेटिंग है, ना कोई प्लॉट है, ना कोई डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स है, फिर भी ड्रामा है ना। और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म या लाइफ फ्यूटाइल है, बेकार है, इस थीम से इसको लिंक किया गया है। ठीक है, इज नॉट सो मच इन द बेनाल वर्ड्स, कहता है कि इसमें एब्सर्डिटी को, बेनाल का मतलब होता है मतलब अनइंटरेस्टिंग तरीके से यूज नहीं किया गया है, वर्ड्स दैट आर अटर्ड एज। अब कितना अजीब क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इसमें एब्सर्डिटी को वो कुछ शब्दों के डायलॉग्स के थ्रू क्रिएट नहीं किया गया है, बल्कि कुछ अलग तरीके से इसके अंदर एब्सर्डिटी दिखाई है। तो वो एब्सर्डिटी क्या है कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि एक मीटिंग रखी जाती है, लेकिन वो मीटिंग में लोग तो होते नहीं और चेयर्स ही चेयर्स बढ़ती चली जाती है, चेयर्स। अब चेयर ही ऑडियंस है इसका मतलब। तो इन द लार्ज स्केल यूज ऑफ फ्राइटनिंग स्टेज प्रॉप्स एंड लाइटनिंग इफेक्ट, ये नहीं होता है इसमें। एब्सर्डिस इंटरप्रिटेशन ऑफ देम बाय कैरेक्टर्स आफ्टर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स तो दिखाए नहीं है इसमें। इन द फैक्ट दे आर स्पोकन टू एन एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स, इसीलिए इसका नाम चेयर्स रखा गया है। तो ये आंसर है। इन द फैक्ट दैट दे आर स्पोकन टाइम एंड अगेन बाय मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि वो चेयर्स है तो वो बोलेंगी क्या, है कि नहीं। अब मैं आपको इसका डिटेल समझाऊं थोड़ा सा, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। देखो कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। अब देखो चेयर्स है, अब आपको पता है जैसे मान लो मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और मेरे स्टूडेंट मुझे कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो आपको नहीं लगता है कि जैसे मैं पत्थरों को पढ़ा रहा हूं। तो ये भी एक एब्सर्ड सिचुएशन है कि हमारे क्लासरूम्स टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, एंड इफ दे आर नॉट encouraging students to either start or generate or involve in the dialogue, है ना। तो वो भी एक एब्सर्ड सिचुएशन है, तो वो दिखाने की कोशिश की है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड के कैटेगरी में ये ड्रामा आता है। ये एक मूवमेंट था ड्रामेटिक, मतलब वेस्टर्न कल्चर में आया, जिसमें क्या दिखाते हैं प्लेस के थ्रू कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज अनसर्टन। हमेशा याद रखिए हमारे भारत के अंदर ये 6 फिलॉसफीज में शामिल नहीं है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, क्योंकि वहां वॉर हुई है ना, वर्ल्ड वॉर, नुकसान बहुत हुआ है लार्ज स्केल पे। तो उन्होंने अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया फिलोसॉफिकल, कि लाइफ मीनिंगलेस है, अनसर्टन है और इरेशनल है, कि जब तक जिंदा है तब तक बहुत कुछ है। हमारे यहाँ पे ये नहीं, हमारे यहाँ पे माना गया है कि लाइफ तो सबकी एक जैसी एंड होती है, बीमारी से भी होती है, दुख से होती है। दुख के लिए हमारे पास जस्टिफिकेशन है कि हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, है ना। और मीनिंगफुल कैसे बनाना है लाइफ को, कि भगवान का भजन करो, क्योंकि अल्टीमेट चीज क्या है कि आपको भगवान में मिल जाना है।
तो इस वजह से हमारे यहाँ ये फिलॉसफी नहीं चलती है, पर क्योंकि जब हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स एंड वी स्टडी देम, तो हमें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं, रेपिटेटिव एक्शन का भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है, सभी प्लेज में होता है। जैसे आपने वेटिंग फॉर गोडो देखा होगा कि सेकंड जो एक्ट है वो फर्स्ट एक्ट का रेपिटेशन है एक तरह का। तो हमें क्या पता चलता है, क्योंकि हम लगभग सुबह उठ करके जो जीवन जीते हैं अगले दिन भी वही जीते हैं, तीसरे कुछ ज्यादा नया नहीं घटता है, कभी कभार घट जाता है, लेकिन रोज एक मोनोटोनस लाइफ हम जीते हैं। तो उस मोनोटोनस और बोरिंग चीज के लिए भी एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है, जिसको ऐसे बोलते हैं ये तो बड़ी एब्सर्ड लाइफ है। एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस, समथिंग व्हिच इज नॉट ऑफ एनी यूज। और इसमें ब्रोकन कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम ये लोग ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इसी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं, झगड़े होते हैं, और डिससेटिस्फाइड से हम लोग रहते हैं, इसलिए उसमें लैंग्वेज को कम रखा जाता है। जैसे चेयर्स में भी लैंग्वेज नहीं है, और लैंग्वेज है तो बहुत कम है। और इलॉजिकल सिचुएशंस होती है, जैसे ये इलॉजिकल सिचुएशन है कि चेयर्स ही चेयर्स आ रही हैं, इंसान है ही नहीं वहां पे, ठीक है। इस तरह से मैं इसको पूरा समझा सकता हूँ आपको, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपने एक लेक्चर ही अटेंड कर लिया, ना केवल पेपर सॉल्व किया है। फिर है कि भाई एक क्वेश्चन बनता है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहां से आया। इसको मार्टिन एस्लिन ने अपनी 1961 की बुक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में यूज किया। ये बुक बहुत फेमस है बच्चों, ठीक है। जर्मन एपिक थिएटर बोलते हैं, एपिशिस थिएटर आपको पता ही है ना, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड विद एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। फिलॉसफी जिसका मतलब क्या होता है, लाइफ इज अनसर्टेन एंड मीनिंगलेस। इसको समझने के लिए आपको मेटामॉर्फोसिस कहानी फ्रेंच काफका की पढ़ लेनी चाहिए, कि कैसे वो एक बग बन जाता है, जानवर खटमल टाइप का बड़ा सा, या कॉकरोच मान लो, और कैसे उसको फेंक देते हैं मरने के बाद में, और कैसी लाइफ हो जाती है उसकी, ठीक है। और दो द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज नॉट सिंपली आइडेंटिकल विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो एक फिलॉसफी है, 100% वो इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से लिंक नहीं होती है, लेकिन कुछ लिंक होती है, ये भी जानना जरूरी है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिन बच्चों को नहीं पता, एक फिलॉसफी है जिसमें ये माना गया है कि भाई इंडिविजुअल को फ्री करो, इंडिविजुअल शुड बी फ्री, उसकी चॉइसेस शुड बी फ्री, नहीं तो लाइफ बेकार हो जाएगी, है ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो प्रॉब्लम्स है, फाइंडिंग मीनिंग इन एन अपरेंटली मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस, के ये सब कुछ दे दो, उसके बावजूद भी उसका जो एग्जिस्टेंस है वो मीनिंगलेस है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि साहब ये जो फिलॉसफी है, इसके अंदर मेन थिंकर्स कौन है, तो सोरेन कीरकेगार्ड, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन मैंने देख लिया। फ्रेडरिक फ्रेडरिक नीश का क्वेश्चन मैंने देख लिया। मार्टिन हेडेगर बहुत फेमस है ना, मेरे साथ साथ आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हो। जीन पॉल सार्त्रे भी बहुत फेमस है। सार्त्रे जो पार्टनर थे सिमन दी बुआ के, जो जिन्होंने द सेकंड सेक्स बुक लिखी थी, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो राइटर है इनको शायद नोबेल भी मिला है, ठीक है। और शायद इन्होंने लेने से मना कर दिया था। और अल्बर्ट कामू बहुत फेमस है, जिनका प्लेग नॉवल बहुत फेमस है, आपको मालूम होना चाहिए। ये सब एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स हैं, सभी पे क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में। और इस फिलॉसफी का, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बेके का बहुत फेमस प्ले है। और आयोनेस्को, यूजीन आयोनेस्को, जिसका इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसका द बाल्ड सोप्रानो बहुत फेमस है। वो भी एक फाउंडेशनल एब्सर्डिस्ट प्ले माना गया है। तो कुछ बच्चे इसको पढ़ के रखेंगे अपने अपने घरों पे अगले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एस्लिन की बुक डिस्कसेस बेके, आयोनेस्को। अब देखो नया क्वेश्चन आ गया ना। अभी मैंने बताया था कि मार्टिन एस्लिन ने क्या किया था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के नाम से एक किताब लिखी थी। अब उसमें उन्होंने किस किस को डिस्कस किया, देखो, बेके को, आयोनेस्को को, एडमॉव को, और जीन जेनेट को। जेनेट एक होमोसेक्सुअल या क्वेयर राइटर है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इस प्ले के बारे में बात करते हैं कि ये जो प्ले है वो 1951 में लिखा गया, परफॉर्म हुआ पेरिस में 22 अप्रैल अप्रैल 1952 को। कैरेक्टर्स कौन है, एक ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमन है, और एक ओरेटर है। बाकी सब केवल कैरेक्टर्स हैं, उनके उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, लेकिन वो इनविजिबल है, रिप्रेजेंटेड बाय एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सेंट्रल आइडिया क्या है, द प्ले प्रेजेंट्स लोनलीनेस, failure of communication, and the difficulty of finding meaning in increasingly capitalistic society। तो ये आपको एक मेमोरी लाइन दे रहा हूं मैं कि एब्सर्ड थिएटर होता है, या थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। मार्टिन एस्लिन ने बुक लिखी, बुक का नाम द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1961। बेके और आयोनेस्को इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी पर या एब्सर्ड आइडियाज पर बेस्ड है। वेटिंग फॉर गोडो इन एक सबसे फाउंडेशनल टेक्स्ट है, और उसके बाद है चेयर्स। और एक और मैंने बता दिया आपको, द बॉल्ड सोप्रानो, जो यहाँ पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये भी आपको
एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है? कुछ प्लेज हैं, देखो ऐसे कर देता हूं इसको और बड़ा। आप ध्यान से देखिए कि कुछ प्लेज हैं, जैसे टॉम स्टॉपर्ड के प्लेज। टॉम स्टॉपर्ड एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, अभी उनकी डेथ हुई थी पिछले ही साल। लिटरेचर फेस्टिवल में जयपुर में आते आए थे, मैं इनसे मिला हुआ हूँ। तो इनके कुछ प्लेज हैं, जैसे रोजनक्रैंस एंड गिल्डरस्टन। अच्छा, ये जितने भी प्लेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप जो जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश कॉस्मोस के, जो पढ़ रहे हैं इन दिनों या आगे भी पढ़ेंगे, उनके नोट्स में मैंने इन सबकी डिटेल्स दे रखी है, ठीक है ना? तो आप उनको डिटेल को पढ़ना जरूर है आपको। तो एक प्ले है रोजनक्रैंस एंड गिल्डरस्टन के नाम से, आर डेड उसका टाइटल है, और ये दोनों कैरेक्टर्स आते हैं कहाँ? हैमलेट के अंदर। इंडियन इंक एक इनका प्ले लिखा हुआ है, जिसके अंदर इंडियन इंक का दो मतलब है यहाँ पे। एक तो वो हमारे भगवानों का रंग नीला होता है ना, उससे रिलेट किया गया है। तीसरा इंस्पेक्टर हाउंड है, और चौथा ट्रेविस्टीज है। अब इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन कि ये चार प्लेज हैं, लेकिन इनमें किस किस की मतलब लिंक बैठता है किस किस का, मतलब कहीं ना कहीं ये कहानियां किससे ली गई हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर इन्होंने बड़ा इजीली दे दिया कि सबके सामने उसका आंसर लिख रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इनकी डिटेल बताऊंगा मैं। हैमलेट आपको पता है, पैसेज टू इंडिया आपको मालूम है किसने लिखा है। द माउस ट्रैप अगाथा क्रिस्टी का लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, अभी जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी स्टडी किया है, अभी हमारा ड्रामा का यूनिट चल रहा है इन दिनों, तो इंग्लिश कॉस्मोस के बच्चों ने ये पढ़ा है तो पता है, ये ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ है ना। और अब तो इसका आंसर तो आपको साफ ही पता चल रहा है, देखो क्या होना चाहिए। ए का फर्स्ट, बी का बी का सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, सेकंड होना चाहिए, और सी का थर्ड, ठीक है। और तो ये जो ऑप्शन है मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एज इट इज ही सामने लिंक हो रहे हैं। ये कुछ गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन में गड़बड़ थी एग्जाम में। तो अब ध्यान से देखिए, इसके करेक्ट आंसर में क्या आएगा। इसके करेक्ट आंसर में आएगा जो आप देख सकते हो, जिसमें सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। अब ध्यान से देखिए कि रोजनक्रेंस एंड गिल्डरस्टर्न आर डेड हैमलेट से लिया गया, मैंने आपको अभी भी बता दिया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि इन प्लेज में ऐसा क्या है जो मैं इसकी डिटेल बताने बैठ गया आपको। देखो ध्यान से, रोजनक्रेंस और गिल्डरस्टर्न हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और राजा जो है, जो उसका चाचा है हैमलेट का, वो इन दोनों को इसकी जासूसी करने के लिए लगा देता है, उसकी कहानी है। तो वो अब क्या किया है इस राइटर ने, टॉम स्टॉपर्ड ने, हैमलेट को साइड में करके जो साइड कैरेक्टर्स थे उनको मेन कैरेक्टर्स बना दिया, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्न ड्रामा की कैटेगरी में आ गया। फिर इंडियन इंक है, ईएम फोस्टर का, क्योंकि इंडियन इंक, इंडियन से कोई भी बच्चा इसको बता देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ईएम फोस्टर का लिखा हुआ नॉवल है, इसमें इंडिया और उसके कॉलोनियल थीम्स और ये सब बता रखी है। फिर रियल इंस्पेक्टर एंड हाउंड जो है, अब इंस्पेक्टर से ही पता चल रहा है कि अगाथा क्रिस्टी जो है वो एक आपको मालूम होना चाहिए जासूसी नॉवेल्स और स्टोरीज लिखने के लिए फेमस है, ठीक है। तो उसमें मर्डर मिस्ट्री को लेकर के कुछ लिखा गया है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो माउस ट्रैप है ना, माउस ट्रैप का एक बहुत गहरा मीनिंग है। माउस ट्रैप जो है वो अ, एक सेकेंड, माउस ट्रैप का एक्चुअल मीनिंग बताऊं क्या होता है? किसी को चेक करने के लिए, इसलिए कंफ्यूज करने वाला प्ले भी क्वेश्चन भी ये हो गया, क्योंकि हैमलेट के अंदर भी माउस ट्रैप का कॉन्सेप्ट आता है। माउस ट्रैप जो होता है, पर क्योंकि देखो ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों है। आपको मालूम है प्ले विद इन प्ले होता है, उसको माउस ट्रैप बोलते हैं। तो हैमलेट के अंदर प्ले विद इन प्ले है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसमें वो जो प्ले है उसका नाम रखा गया है द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, मर्डर ऑफ गॉन्जेगो। ये वो प्ले परफॉर्म करता है हैमलेट, ये देखने के लिए कि मेरा चाचा वाकई मेरे फादर का मर्डरर है या नहीं है, कि नहीं। लेकिन मैं आपको जो एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो माउस ट्रैप है वो लॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग प्ले ऑन इंग्लिश स्टेज है आज तक का, उसका ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ट्रेविस्टीज जो लिखा हुआ है उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जेम्स जॉयस, ट्रिस्टन ज़ारा और इनको सबको ज्यूरिख में दिखा दिया, और विक्टोरियन और मॉडर्न एज के ऊपर सटायर किया है, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्ले पर।